राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के खिलाफ लोकपाल में एक शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं, जिसका समय नजदीक आ रहा है। सरकार की महाराष्ट्र पहले मराठी पहले नीति सफल रही है, जिसपे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है, इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में भीषण बारिश का दौर लगातार जारी है। तमिलनाडु का एक भाग एक समुद्र से जुड़ता है। समुद्र में मछुआरों की आवाजाही लगी रहती है। कोडियाकराई के दक्षिण पूर्वी में मछली पकड़ते समय कथित तौर पर श्रीलंकाई नौसेना के जहाज से टकराने के बाद तमिल मछुआरों की नाव डूब गई। बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदार देशों के बीच सहयोग, समन्वय और विश्वास बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की प्रशंसा की। पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। बीते कुछ दिनों से इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है। इससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या बाली नगर की। विचार व्यापारियों का। कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें। क्या कहते हैं प्रधान? रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910 886465 और 8076685718 पर। नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस संगठन की 80 साल की यात्रा पूरी हुई है और 80,000 पेड़ मां के नाम लगाने का एक बड़ा पहल नायडू जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उन सभी सेक्टर में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को संस्कृति समृद्धि को जोड़ने का काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। देशों के महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और 2 दिवसीय इस समिट में आपने इस सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से यहां सिविल एविएशन सेक्टर के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो हमारे बीच में हैं। ये हम सभी के कमिटमेंट और एशिया पैसिफिक रीजन के पोटेंशियल दोनों का रिफ्लेक्शन है। इस संगठन को 80 साल की यात्रा पूरी हुई है।
और 80,000 पेड़ लगाने का, और वो भी मां के नाम पेड़ लगाने का एक बड़ा इनिशिएटिव हमारे मंत्री श्रीमान नायडू जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में किया गया। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर्स में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। इस रीजन में नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, पीस प्रॉस्पेरिटी को मजबूती देगा। एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। यहां सिविल एविएशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटी पर आप सबने गंभीरता से मंथन किया है। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में हमें एविएशन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज हम सबके बीच में शेयर करने से शायद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी और उसको भी सभी संबंधित देशों में स्वाभाविक प्राथमिकता रहनी होगी। हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और शिकागो कन्वेंशन की 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव एविएशन सेक्टर के लिए अपने कमिटमेंट को रिन्यू करना है। मुझे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी, डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी आपकी चिंताओं का भी एहसास है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस है तो सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से ही होते हैं। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और अधिक मजबूत करना होगा। हमें खुले मन से टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा, तब जाकर हम इन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रख पाते हैं। ये दिल्ली कॉन्फ्रेंस यूनिटी और शेयर्ड पर्पज के साथ आगे बढ़ने के हमारे संकल्प को मजबूती देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। इस बीच आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि सीएम केजरीवाल के बेल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीएम केजरीवाल की बेल को आप पार्टी के लिए राहत की बात करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ होता है कि भारत में अगर किसी की चलेगी तो वो देश के संविधान की चलेगी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी
भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है। अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। केजरीवाल जी को यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए। और तीसरी बात हम सब के लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा, कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है। और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते। जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे, और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। दिल्ली की महत्वपूर्ण समस्याओं और आवश्यक सुधारों को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना से दिल्ली के सांसदों बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विनय कुमार सक्सेना, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और प्रवीण खंडेलवाल ने मुलाकात की और दिल्ली के निवासियों की समस्याओं को साझा किया। भाजपा सांसदों की यह बैठक उस समय हुई
जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 महीने की जमानत मिल चुकी है। इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने विचार साझा किए और कहा कि यह चौथी बार है जब इस देश की अदालतों ने पाया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी और वैध है। जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सामग्री और पर्याप्त सबूत थे जो इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। आपके माध्यम से कुछ बातें हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को भ्रमित कर रही है, इसलिए आपके माध्यम से इन बातों का स्पष्टीकरण यहां पर बैठकर जरूर करना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें 2 मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द अपेलेंट्स अरेस्ट डज नॉट सफर विद एनी प्रोसीजरल इन्फर्मिटी, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं, क्योंकि कचहरियों ने बार बार ये पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. समस्या बाली नगर की। विचार व्यापारियों का।
होगा निदान। नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जीएसटी को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से कम रहता है, लेकिन सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस साल करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स जमा हुआ, तो वहीं 2.1 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स आया है। जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 21% होता था, वह 28% हो गया है। इसके साथ ही श्रीनेत ने यह भी कहा कि इस देश के सबसे गरीब लोग 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0% और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है और उनसे माफी मंगवाई जाती है। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं, लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है, लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे, तो उनके साथ ये किया जाएगा। चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य ने मीडिया को बताया कि 14 सितंबर हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का 14 सितंबर बेहद खास है, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बने कल 75 साल पूरे हो रहे हैं और राजभाषा विभाग इस उपलक्ष्य में एक हीरक जयंती समारोह का आयोजन और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय इस वर्ष का राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है। आप लोगों को बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कि स्वतंत्रता के समय एक राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज होनी आवश्यक थी, जिस भाषा में सरकार के सारे कार्य हों।
तो हमारी संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया। संविधान का अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोगों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 351 जोड़ा है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उन्होंने देश की सामाजिक संस्कृति अर्थात कॉम्पोजिट कल्चर को भी ध्यान में रखा और उन्होंने ये कहा कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए शब्द ग्रहण करते हुए हम हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें। अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, उनको ये पूरा एहसास था कि हमारा देश एक कॉम्पोजिट कल्चर का देश है, तो यहाँ पे हमें एक कॉम्पोजिट कल्चर को समृद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा उस पर ध्यान देना है। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया, राजभाषा नियम 1976 आए। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1975 में बना और इस विभाग का दायित्व है सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना। हमारी 75 सालों की यात्रा बहुत लंबी रही है, परंतु पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने एक आमूलचूल परिवर्तन देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 5 प्रण का लक्ष्य दिया और उसमें 2 प्रमुख रहे हैं, हमारी अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी के चिन्हों से मुक्ति। इन्होंने हमारे मानो सोच को ही बदल दिया है। हम अपनी संस्कृति की महत्ता और विशेषता को जानना चाह रहे हैं, एक आम भारतवासी भी, और संस्कृति जहां है वहां भाषाई महत्ता अपने आप आ जाती है। संस्कृति और भाषा आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये प्रयास हो रहा है कि हिंदी और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि सुनिश्चित की जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा था कि हिंदी और सभी भाषाएं आपस में सखियां हैं, इनमें कोई स्पर्धा भी नहीं है। तो आज हम इस वातावरण में आगे चल रहे हैं। कल का जो हमारा समारोह है ईश्वर की कृपा से बहुत भव्य होगा, भारत मंडपम में है, जो खुद में एक ऐतिहासिकता और मॉडर्न भारत की प्रगति का प्रतीक है। आप लोग अवश्य आए। समस्या बालीनगर की। विचार व्यापारियों का। कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें। क्या कहते हैं प्रधान? रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपनी दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।